आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी पे, जिसका टॉपिक है पॉलन ग्रेन और मानव जीवन पे उसका महत्व, मानव जीवन में उसका महत्व, यानी कि पॉलन ग्रेन एंड देयर इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, पराग कण और मानव जीवन में उसका महत्व। तो मानव जीवन में उसका महत्व जानने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा पॉलन ग्रेन पे कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि मानव जीवन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है। तो पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण, पॉलन ग्रेन हिंदी में इसको हम लोग पराग कण कहते हैं। तो ये जो पराग कण है वो पौधों में, प्लांट्स में एक्चुअली ये प्रतिनिधित्व करता है नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। ये पौधों में, प्लांट्स में ये नर युग्मक यानी कि नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इट्स ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो प्लांट्स में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मेल गैमेट का प्रतिनिधित्व करता है इन प्लांट्स। अगर इसकी हम लोग शेप की बात करें तो इसका शेप वेरिएबल होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता, स्पीसीज वाइज फिक्स होता है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में इसका शेप जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, अलग अलग के त्रिकोणाकार भी होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको दिखाया गया है फिगर में कि अलग अलग तरह के शेप आप सामने देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के शेप आपको सामने दिख रहे होंगे कि पॉलन ग्रेन का शेप जो होता है, पराग कण का जो आकार होता है वो अलग अलग तरह का होता है। पराग कण का जो निर्माण होता है, हम लोगों ने क्लास में चर्चा की हुई है कि पराग कण का निर्माण होता है जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें पराग कण का फॉर्मेशन होता है, वो होता है पराग कण का निर्माण जो होता है वो आपको पराग कोश यानी कि एंथर में होता है। इसमें होता है पराग कोश यानी कि एंथर में होता है। ओके, तो परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग आपको गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, मेल गैमेट फॉर्मेशन कह सकते हैं आप। तो ये फॉर्मेशन जो होता है आपको परागकण में होता है, परागकोश में होता है। परागकोश की हमने भी चर्चा की हुई है ऑलरेडी कि परागकोश जो होता है एक बाइलोब टेट्रा चेम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि द्विपालित चतुर्कोष्ठकीय संरचना होता है। और प्रत्येक पाली में हमने आपको चर्चा की हुई है कि एक इस तरह का संरचना होता है परागकोश, और यहाँ पे आपका लघु बीजाणुदानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं यानी कि माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जो होते हैं, पराग कण मातृ कोशिका जिसको आप कहते हैं। और प्रत्येक पराग कोश मातृ कोशिका में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप आपको चार लघु बीजाणु बनते हैं, और ये चार लघु बीजाणु जो है ये बनाते हैं लघु बीजाणु चतुष्ट। क्या बनाते हैं? लघु बीजाणु चतुष्ट, यानी कि पॉलन ग्रेन टेट्राड भी इसको कहते हैं। और जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो ये आपका जो ये सिस्ट है वो जो है वो ब्रेक कर जाता है, और ये चारों पॉलन ग्रेन जो है वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ये चारों पॉलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। जब ये चारों पॉलन ग्रेन फ्री होकर के परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो मैच्योरेशन के दौरान प्रत्येक परागकण में 2 सेल्स आ जाते हैं। इस दौरान प्रत्येक परागकण जो होता है डबल सेल्स हो जाता है, जिसके एक सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, दूसरे सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया कि इसका आप स्टेप वाइज आपको मैच्योरेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं। स्टेप वाइज इसमें लास्ट प्रोसेस जो लास्ट फिगर दिया हुआ है उसको इनलार्ज करके दिखाया गया है कि इसमें 2 सेल्स हैं ऑलरेडी
बड़ा वाला जो ऊपर वाला जो सेल्स है वो आपका बड़ा सेल्स है, और नीचे वाला जो सेल्स है वो छोटा सेल्स है। ऊपर वाला जो सेल्स है वो वेजिटेटिव सेल्स है एक्चुअली, और नीचे वाला जो सेल्स है उसको हम लोग जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं, जो बाद में जब परागकण परागकोश तक पहुंचने वाला होता है उस दौरान फिर वो जर्म सेल्स डिवाइड होकर के 2 सेल्स और बनाता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि ये जब वो परिपक्व होता है तब तक उसमें 2 सेल्स बन जाते हैं, यानी कि आपका परागकोश जो होता है, परागकण जो होता है वो डबल सेल्ड हो जाता है। तब तक 60% ऐसे केसेज होते हैं, 60% ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें परागकण जब स्टिग्मा पे गिरता है उस समय वो 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। 60% केसेज में 60%, आप यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 60% प्लांट्स में जब परागकण पराग स्टिग्मा पर यानी कि वर्तिकाग्र पर गिरता है उस समय उसकी कोशिकीय अवस्था 2 कोशिकीय अवस्था होती है। बाकी 40% केसेज में, 40% प्लांट्स में परागकण जब पराग वर्तिकाग्र पे गिरता है तब उसकी कोशिकीय अवस्था 3 कोशिकीय अवस्था होती है। तो ये आप लोग जो है, तो यहां पे जो रेशियो होता है 2 सेल्ड वर्सेस 3 सेल्ड का जो रेशियो होता है वो होता है 60% वर्सेस 40%, यानी कि 60% प्लांट्स में ये 2 कोशिकीय अवस्था में वर्तिकाग्र पे गिरता है, जबकि 40% प्लांट में ये 3 कोशिकीय अवस्था पर वर्तिकाग्र पे गिरता है। तो ये बेसिक चीज है पॉलन ग्रेन के बारे में। अगर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको डबल लेयर्ड होता है, जिसमें बाहरी लेयर को हम लोग एक्जाइन कहते हैं और जो इंटरनल लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। जो सबसे बाहरी आवरण होता है, यहाँ पे अगर हम लोग परागकण को बनाएं तो कुछ ऐसी संरचना होती है, एक नॉर्मल परागकण की आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी ये फिगर हम लोगों ने बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे चूंकि हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन इन ह्यूमंस लाइफ की चर्चा कर रहे हैं तो एक बार फिर से आपको ये बताना जरूरी है परागकण के पॉलन ग्रेन के बारे में। ओके, तो ये जो बाहरी संरचना होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्जाइन। जो अभी हम लोग बात करेंगे इसकी कि जो एक्जाइन, इसको कहते हैं एक्जाइन, जो कि आपको बना होता है स्पोरोपॉलिनीन का, और ये जो बाहरी इंटरनल लेयर होता है ये इसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। और ये जो आप लोग पोर देख रहे हैं जहां पे आपका ये जो एक्जाइन है वो एब्सेंट होता है इस पोर के पास, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। ओके, यहाँ पे ये हमने आपको जैसे बताया कि जब परागकण आपका जो मैच्योर हो जाता है तो ये एक्चुअली जो है वो डबल कोशिकीय हो जाता है, 2 कोशिकीय अवस्था में चला जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म को आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसको घेरे रहता है। ये इंटाइन के नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है जो इस साइटोप्लाज्म को घेरे रहता है, यानी कि कोशिका द्रव को घेरे रहता है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे बाहरी लेयर एक्जाइन, उसके बाद इंटाइन और उसके बाद एक पतला मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका द्रव्य झिल्ली कहते हैं, जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका द्रव्य को घेरी रहती है, जिसमें 2 कोशिका आप तक बन चुके हैं, यानी कि आपका जो परागकण है वो मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि एक्जाइन और इंटाइन की। ये जो एक्जाइन होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है, ये एक्चुअली एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोपॉलिनीन। स्पोरोपॉलिनीन ये बना होता है स्पोरोपॉलिनीन का। कौन? एक्जाइन, यानी कि सबसे बाहरी लेयर। स्पोरोपॉलिनीन अभी तक का ज्ञात सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है, अभी तक का ज्ञात सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा एसिड या कोई भी ऐसा एल्काली, यानी कि कोई भी ऐसा क्षार या कोई भी ऐसा अम्ल या कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो इस स्पोरोपॉलिनीन को डिग्रेड कर सके अभी तक। तो ये स्पोरोपॉलिनीन जो होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, ये डिग्रेड नहीं होता है। आप इसको कहीं भी डाल दीजिएगा या ये जहां पे भी गिरता है वो जिस फॉर्म में गिरता है उसी फॉर्म में अंततः बना रहता है, अनंत तक बना रहता है, इन्फिनिटली वहीं पे वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कभी भी डिग्रेड नहीं होता। अभी तक ऐसा ज्ञात नहीं है, हो सकता है कि
हो लेकिन पता नहीं हो, लेकिन अभी तक ऐसा ज्ञात कोई भी एसिड या बेस नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, स्पोरोपोलिन को। तो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका इंटाइन का। इंटाइन जो होता है वो बना होता है आपको सेलुलोज और पेक्टिन का। किसका बना होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। ओके, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ये इंटाइन जो होता है वो आपका एंजाइम के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है, यानी कि परागकण का अंकुरन होता है, जब परागकण वर्तिकाग्र पे गिर जाता है, वर्तिकाग्र उसको पहचान कर लेती है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाता है, उसके बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की पॉजिटिवनेस के बाद, यानी कि जब वो पॉजिटिव सेंस की तरफ बढ़ जाता है कि हाँ ये जो पॉलन ग्रेन है वो पिस्टिल का ही है एक्चुअली, तो यानी कि यहाँ पे एक फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका वर्तिकाग्र है और इस पे आपका कोई पॉलन ग्रेन आके गिरा हुआ है, तो इन दोनों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगर टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा होता है तो इसको हम लोग कीमोट्रोपिज्म भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच एक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी कहते हैं। उस इंटरेक्शन के बाद इन दोनों की पहचान की जाती है, पिस्टिल पहचान करता है कि क्या ये जो पॉलन ग्रेन आया है वो उसी स्पीसीज का है। अगर ये पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का होता है तो परागकण में अंकुरन शुरू होता है, यानी कि परागकण जो होता है वो जर्मिनेट होता है। क्या होता है? जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। किस सेंस में अंकुरित होता है? तो ये आपका जो इंटाइन है, ये जो जर्म पोर आप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग जगह पे जर्म पोर आप देख रहे हैं, इस जर्म पोर पे आपका स्पोरोपोलिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। याद रखेंगे कि पूरे पॉलन ग्रेन में जर्म पोर ही ऐसा जगह है जहां पे आपका स्पोरोपोलिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि पूरे पॉलन ग्रेन के सरफेस पे जर्म पोर ही ऐसा जगह होता है, इसको जनन छिद्र भी कहते हैं, जगह होता है जहां पे आपका स्पोरोपोलिन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो जब इनके बीच का रिएक्शन हो जाता है, जब ये सेंस कंप्लीट हो जाता है कि नहीं आपका परागकण जो है वो सेम स्पीसीज का है, तब ये अंकुरित होता है। कैसे अंकुरित होता है ये बात करते हैं। तो ये आपका जो इंटाइन है, जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, वो एक ट्यूब के रूप में, हम यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इंटाइन के रूप में, एक ट्यूब के रूप में आपको इस जर्म पोर के से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? एक ट्यूब के रूप में इस जर्म पोर से बाहर निकलता है। और ये ट्यूब, अगर हम यहाँ पे फिर से एक छोटा फिगर को अगर आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए कि यहां से एक ट्यूब निकल रहा है, तो ये ट्यूब जो है वो चला जाता है आपको ये पराग कोष तक, सॉरी आपके भ्रूण कोष तक चला जाता है। ठीक है, जहां पे ये जो जर्म सेल्स हैं इनको लेके जाता है, जहां पे ये जर्म सेल्स इसी पॉलन ट्यूब में डिवाइड होकर के दो मेल गैमिट बनाते हैं, और ये मेल गैमिट जो है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो वो आगे की बात है, हम लोग देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में इस संरचना की हम लोग व्याख्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, पूरा इलैबोरेट करके डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पे ये समझना है, छोटी सी बात यहाँ पे आपको बतानी थी जो इंपॉर्टेंट है, कि ये जो पॉलन ट्यूब बनता है यहाँ पे वो किससे बनता है? इंटाइन का बना होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वहां पे पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इंटाइन किस चीज का बना होता है, आपसे ये पूछा जाता है कि पॉलन ट्यूब किसका बना होता है। तो अगर आप यहां पे समझ गए हैं कि पॉलन ट्यूब किससे निकलता है, किससे जर्मिनेट होता है, कौन इलोंगेट होता है, आपका इंटाइन ही पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। सीधी सी बात है। ओके, आपका इंटाइन ही पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि पराग नली के रूप में बाहर निकलता है। ओके, तो जब इंटाइन पराग नली के रूप में बाहर निकल रहा है और इंटाइन बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन का, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पराग नली किस चीज का बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा
पराग नली किसका बना हुआ है? सेलुलोज और पेक्टिन का। क्योंकि पराग नली खुद किससे बन रहा है, किससे निकल रहा है? इंटाइन से। और इंटाइन किसका बना हुआ है? सेलुलोज और पेक्टिन का। तो आप वहां पे डिस्टर्ब क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पराग नली किसका बना होता है, तो पराग नली ऑलरेडी बना होता है इंटाइन का, और इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। इसलिए पराग नली किसका बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका जो है, आपका जो पराग नली है वो आप बता सकते हैं कि पराग नली जो आपका है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, क्योंकि पराग नली किससे बनता है, किससे निकलता है? इंटाइन से निकलता है। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो गई आपके स्ट्रक्चर की, जो आप सिंपली आप ये पॉलन ग्रेन का जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जो ये पॉलन ग्रेन है, ये दो ओके, तो ये दो संरचना से दो इसके आवरण होते हैं। पहला जो एक्जाइन होता है, इंटाइन होता है। एक्जाइन जहां पे एब्सेंट होता है, स्पोर पॉलन जहां पे एब्सेंट होता है, उस भाग को हम लोग जर्मपोर कहते हैं। आपका जो कोशिका द्रव्य होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ओके, तब हमने तो ये जो बेसिक आपका जो आइडिया हो गया एक तरह से आपको पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हम लोग को चर्चा करनी है कि इस पॉलन ग्रेन का ह्यूमन लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो सीधी सी बात है कि ह्यूमन लाइफ, पहला जो इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो हमने आपको बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है नर युग्मक का। और आपके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमली 99% प्लांट। कुछ प्लांट्स जो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिनमें होता है, बहुत सारे प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लगभग, तो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्टिव भी होते हैं, लेकिन सारे प्लांट्स वेजिटेटिवली रिप्रोडक्ट नहीं होते। जितने भी मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज है, उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही डिपेंड रहते हैं जर्मिनेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो वो किस पे रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? उसमें मेल और फीमेल गैमिट का जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, जब फ्यूजन होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद ही जो है वो प्राइमरी जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो हमको मिल पाता है। यानी कि जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, अनाज हैं, जिसपे हम लोग अपने भोजन के लिए निर्भर हैं, डिपेंड है, वो सीधे तौर पे किस पे निर्भर करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब मेल गैमिट का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा। और पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमिटिक प्लांट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड हैं? इस गैमिट्स पे, यानी कि मेल गैमिट्स पे। तो सीधे तौर पे कहें कि मनुष्य जो है वो अपने भोजन के लिए परागकण पे डिपेंड हो सकता है। तो इसलिए परागकण का बहुत बड़ा महत्व है ह्यूमंस लाइफ में। अगर पॉलन ग्रेन ना हो, पॉलन ग्रेन किसी कारण से समाप्त हो जाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्लांट्स में, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फूड प्रोडक्ट्स जो है वो फूड प्रोडक्शन जो है वो समाप्त हो जाएगी एक तरह से। और हमारी भोजन की जो निर्भरता है, जो हम भोजन के लिए निर्भर हैं, हम लोग जो है भोजन के लिए किसी दूसरे जो है सोर्स की तलाश करनी पड़ेगी, किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश करनी पड़ेगी। और अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो जो है हमारा जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है पॉलन ग्रेन पे। पॉलन ग्रेन मेल गैमिट है, मेल गैमिट फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमिट को, तभी प्रोडक्शन होता है। अगर मेल गैमिट नहीं हो, पॉलन ग्रेन नहीं हो, तो ना फर्टिलाइजेशन होगा और ना प्रोडक्शन होगा, कोई भी सीरियल्स नहीं बनेगा, कोई भी प्लांट से प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक कोई फ्रूट आपको नहीं मिलेगा, कोई सीरियल आपको नहीं मिलेगा, तो जो है आप किसी भी कोई भी फूड प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका पॉलन ग्रेन, ह्यूमंस लाइफ पे पॉलन ग्रेन का। ओके, तो पॉलन ग्रेन का तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंस है वो है आपका, हम यहां पे लिख सकते हैं, जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है आपका इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में
किसका महत्व? पॉलन ग्रेन का। तो पहला जो महत्व है वो है फूड प्रोडक्शन का। फूड प्रोडक्शन का। अगर पॉलन ग्रेन नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई भी फूड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सीधे तौर पे धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ जो है वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है अपने भोजन के लिए कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? पॉलन ग्रेन। ओके, तो यहां पे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, आप यहां पे अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज में आप चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज में आप देख सकते हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस पॉलन ग्रेन को एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रिएंट सोर्स इसको यूटिलाइज करते हैं, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो दूसरा जो यहाँ पे, पहला हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फूड प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। दूसरा एज हाईली, आप यहां पे उच्च ऊर्जायुक्त उत्पाद के लिए, उच्च ऊर्जायुक्त उत्पाद के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं बी पॉलन। एक प्रोडक्ट है, एक मेडिसिन है, एनर्जी रिच मेडिसिन है। जैसे आप लोग, हम लोग यहाँ पे मल्टीविटामिन यूज करते हैं, तो ये काफी एनर्जी रिच, मल्टीविटामिन से काफी ज्यादा। बी पॉलन उसका नाम है। ये प्रोड्यूस्ड होता है इन इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, जहां पे डाला हुआ है बी पॉलन का एक डब्बा है, आप देख सकते हैं उसमें टैबलेट्स डाला हुआ है। वो टैबलेट्स आप जो देख रहे हैं, वो टैबलेट्स एक्चुअली पॉलन ग्रेन का ही बना हुआ है। ओके, वहां पे आप अगर पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम इंग्लैंड, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये काफी एनर्जी रिच प्रोडक्ट होता है। तो बहुत सारे एथलीट यहाँ पे, तो बहुत सारे एथलीट जो मैराथन वगैरह में भाग लेते हैं दौड़ने के लिए, जैसे हुसैन बोल्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का जो काफी तेज दौड़ता है। तो ये जो एथलीट्स हैं, कुछ ऐसे एथलीट्स होते हैं जो इसको दौड़ने से कुछ देर पहले जो है एज एनर्जी सोर्स इसको लेते हैं, ताकि दौड़ने के वक्त उसको एनर्जी ज्यादा मिले और वो काफी तेजी से दौड़ सके। लेकिन ये जो संस्थान होते हैं, इस पे बैन लगा दिए हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट जो है आप एथलीट में भाग लेने से पहले नहीं लेते। हॉर्स राइडिंग आप लोगों ने सुना होगा, घुड़सवारी, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा हॉर्स राइडिंग के समय भी घोड़ों को ऐसे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, है ना। तो एक तरह से ये जो उच्च ऊर्जा उत्पाद के लिए भी ह्यूमन लाइफ जो है इस पे डिपेंड है। यहां पे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ज्यादा डिपेंडेंस है। एक तरह से ये पॉलन उत्पाद भी जो है वो ह्यूमन उत्पाद के रूप में, जो उच्च ऊर्जा उत्पाद के रूप में इसे यूज किया जाता है। तीसरा, ये जो पॉलन होता है वो एलर्जी कारक होता है। एलर्जी कारक कहने का मतलब है कि एलर्जी, अगर हम आप लोगों को सीधे तौर पे समझाएं, तो कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स जो आपके शरीर में जाने के बाद आपके ऐसे कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है जो हिस्टामिन उत्पन्न करते हैं, और वो हिस्टामिन जो होते हैं आप पे एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ओके, तो ये हिस्टामिन जैसे सीधे तौर पे आप किसी ऐसे एनवायरमेंट में चले जाते हैं और जाते जाते अचानक आपको छींक आने लगती है, खांसी होने लगता है, गला खसखसाने लगता है, तो इसको हम लोग सीधे तौर पे एलर्जी करने लगते हैं, स्किन में खुजलाहट होने लगती है, तो ये एलर्जी कंडीशन है। तो ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जब हवा के थ्रू आपके नाक तक या मुंह तक आते हैं तो आपको छींक आने लगती है, आपको एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो एक तरह से ये जो है वो एलर्जी कारक हैं, एलर्जी कारक। ये जो है मनुष्य के लिए, मानव के लिए एलर्जी कारक होते हैं। यानी कि ये जो है आप यहां पे लिखे तो आपको हिस्टामिन उत्पादक कोशिका को सक्रिय कर देते हैं। हिस्टामिन उत्पादक कोशिका को सक्रिय कर देते हैं, हिस्टामिन, और यही हिस्टामिन एलर्जी का कारण होता है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग
सेट्रीजीन आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेट्रीजीन और बहुत सारे वैसे डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो ऐसे सेट्रीजीन जो है हम लोग लेते हैं जो एंटी हिस्टामिन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रोक देते हैं और एलर्जी जो है धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाती है, छींकना बंद कर देते हैं, आपकी खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं। ओके, तो ये जो है वो एक तरह से आपको इस तरह से आपका जो ये पॉलन ग्रेन है आपके ह्यूमन लाइफ को जो है वो प्रभावित करता है। ह्यूमन लाइफ में इसका इस तरह से इंपॉर्टेंस है। एक टॉपिक यहाँ पे और है जिसमें हम लोग चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं कि बहुत जब पॉलन ग्रेन को हम लोग जैसे हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, गैमेट प्रिजर्वेशन करते हैं, वैसे ही पॉलन ग्रेन को भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि वैसे प्लांट्स जो अब समाप्ति के कगार पे लग रहा है कि नहीं ये समाप्त हो जाएंगे, तो उसके पॉलन ग्रेन को अगर आप चाहें तो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, काफी दिन तक, लॉन्ग टाइम तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टाइम को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम पे प्रिजर्व करने के लिए इसको आपको यहां पे हम आपको इसको जो है मिटा देते हैं। तो लॉन्ग टाइम को आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इस प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपको संरक्षित करके रखना। इसको हम लोग लिख सकते हैं संरक्षण करके रखना। काफी ज्यादा दिन तक जब इसको स्टोर करके रखना होता है तो किसी केमिकल्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको किसी केमिकल्स में हम लोग रखते हैं, लेकिन इसको जब हम लोग प्रिजर्व करके रखना है लॉन्ग टाइम तक, तो इसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में, इन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन हम जो है स्टोर करके इसको काफी दिन तक, जितना दिन तक हम चाहे रख सकते हैं। और उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन हम लोग किसी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन अगर कराना हो खुद से तो हम करा सकते हैं इसको बाहर निकाल करके। तो लॉन्ग टाइम तक, काफी ज्यादा दिन तक आपको लिक्विड नाइट्रोजन में इसको 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रख सकते हैं। ओके, तो यहां पे रख सकते हैं। यहीं पे एक चीज और, एक टॉपिक पे और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कितने दिन तक सक्रिय रख सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा देर तक सक्रिय नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वो काफी ज्यादा देर तक सक्रिय रख सकता है। ओके, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा दिन तक सक्रिय नहीं रख सकता है। जैसे आपको रोजेसी फैमिली, सोलानेसी जिसमें आलू, बैगन, मिर्च आता है, रोजेसी फैमिली जिसमें गुलाब का फूल आता है। उसके बाद लेगुमिनेसी फैमिली जिसमें आपको दलहन पौधे आते हैं। तो इनमें जो होता है ये महीनों तक इसकी वैबिलिटी रहती है। वैबिलिटी कहने का मतलब है कि महीनों बाद भी अगर वो परागकण पे गिर जाता है कहीं से उड़ते हुए, या किसी कीट के थ्रू या किसी बर्ड के थ्रू, अगर वो वर्तिकाग्र पे महीना बाद भी गिरता है तब भी वो जर्मिनेट होकर के फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम होता है। ओके, तो इसकी वैबिलिटी जो होती है वो मंथ्स होती है, यानी कि ये महीनों तक सक्रिय रख सकता है। लेकिन अगर हम लोग राइस या वेट, ये धान और गेहूं की अगर बात करें तो यहां पे सिर्फ इसकी वैबिलिटी 30 मिनट होती है, काफी कम होती है। यानी कि 30 मिनट के अंदर, यानी कि पराग कोष से निकलने के 30 मिनट के बाद, अगर 30 मिनट के अंदर ही अगर ये परागकण पे गिरता, वर्तिकाग्र पे गिरता है, तभी ये सक्षम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेट होगा, उसके बाद जाके वो फर्टिलाइज करेंगे, तभी ये सक्षम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर उसके बाद गिरती है तो ये सक्षम नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो ये हमने आपको जो अभी बात की कि हमने आपको सीधे तौर पे बताया कि परागकण क्या है, इसके साथ ही पूर्ण संरचना के बारे में बताया, जो इसका
सेल्ड है कि डबल सेल्ड ट्रिपल सेल्ड में क्या होता है, संरचना के बारे में बताया, जैन टाइम के बारे में हमने चर्चा की, इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ के, मानव में इसका क्या प्रभाव है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। हमने बताया कि इसको आप कैसे संरक्षित करके लंबा दिन तक रख सकते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक रख सकते हैं, वायबिलिटी इसकी क्या होती है ना। ये सारी चीजों पे हम लोगों ने आज चर्चा की। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन पे, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में चर्चा करेंगे।